कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी, टॉपिक का नाम है सामाजिक अध्ययन एवं विद्यालय के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है, सहसंबंध। तो आज की इस चर्चा में हम इसे ही आसान बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम समझेंगे कि ये होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके उद्देश्य क्या हैं और ये कितने तरह का होता है। हम हर एक पॉइंट को नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे और फिर उसे आसान भाषा में बिल्कुल बातचीत करते हुए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि ये सहसंबंध है क्या भला? हाँ, यही मेरा भी पहला सवाल था। तो देखिए, नोट्स में लिखा है सहसंबंध एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात दोनों चरों के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसे सहसंबंध कहते हैं। ये थोड़ी किताबी भाषा हो गई। हाँ, अब इसे आसान भाषा में समझिए। मतलब जब एक चीज के बदलने से दूसरी चीज पर असर पड़ता है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते को ही हम सहसंबंध कहते हैं। कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई का समय बढ़ाते हैं, ये हो गया पहला चर। तो क्या होगा? परीक्षा में नंबर अच्छे आएंगे। हाँ, तो परीक्षा में आपके अंक, ये हो गया दूसरा चर, वो भी बढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई का समय और परीक्षा के अंक, इनके बीच एक रिश्ता है ना? यही एक तरह का सहसंबंध है। अच्छा, तो ये तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसे सामाजिक अध्ययन से कैसे जोड़ा गया? हाँ, यहीं पर एक बहुत जरूरी नाम आता है जो परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। सहसंबंध का जनक जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट। जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट। जी, ये नाम याद रखना है। इन्हें सहसंबंध का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले इस विचार पर जोर दिया था कि विषयों को अलग अलग नहीं पढ़ाना चाहिए। तो मतलब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जैसा कि नोट्स में है, सहसंबंध समवाय का संबंध विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध करके पढ़ाया, अर्थात विषयों को जोड़कर पढ़ाना। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को अकेले अकेले मत पढ़ाओ, उन्हें एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाओ। जैसे इतिहास पढ़ाते हुए उस समय का भूगोल भी समझा दिया। बिल्कुल सही। अब इस पर कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे बनाइट के अनुसार सहसंबंध स्कूलों के विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास है। मतलब ये एक कोशिश है, एक एफर्ट है। हाँ, वो इसे एक कोशिश मानते हैं। वहीं डम्बिले की परिभाषा थोड़ी अलग है। वो कहते हैं एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को साधारणतया सहसंबंध के नाम से उल्लेख किया जाता है। अधीन करने, इसका मतलब क्या हुआ? कोई विषय छोटा बड़ा है? नहीं, अधीन करने का मतलब छोटा बड़ा नहीं है। इसका मतलब है एक विषय को केंद्र में रखकर दूसरे को उसकी मदद के लिए इस्तेमाल करना। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? मतलब सालों से तो विषय अलग अलग ही पढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही सवाल है और इसकी वजह बहुत गहरी है। पहली वजह, जैसे हमारे नोट्स में लिखा है, एक, ज्ञान एक ही है। ज्ञान एक ही है, लेकिन विषय तो इतने सारे हैं। असल में ज्ञान तो एक ही है, हमने अपनी सुविधा के लिए उसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान जैसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। दूसरी बात, दो, ज्ञान अखंड है। अखंड मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके। जी, आप ज्ञान को टुकड़ों में नहीं देख सकते, वो एक पूरी तस्वीर है। और तीसरी वजह हमारे दिमाग से जुड़ी है। तीन, मस्तिष्क अविभाजित है, अर्थात एक ही है। मतलब हमारे दिमाग में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग खाने नहीं बने हैं। एग्जैक्टली, हमारा दिमाग सब कुछ जोड़कर ही समझता है और जब हम उसे इसी तरह से जानकारी देते हैं तो क्या होता है? चार, अधिगम में स्थायित्व आता है। अधिगम यानी सीखना, लर्निंग। तो मतलब जो सीखा है वो पक्का हो जाता है, लंबे समय तक याद रहता है। बिल्कुल। अब अगर जरूरत समझ आ गई तो इसके उद्देश्यों पर बात करते हैं। हाँ, कि एक टीचर जब ऐसा करता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है? पहला उद्देश्य है पाठ्यक्रम के भार में कमी करना। जब विषय जुड़े होते हैं तो एक ही टॉपिक को बार बार अलग अलग विषयों में नहीं पढ़ना पड़ता। हाँ, इससे सिलेबस का बोझ कम हो सकता है। दूसरा, पाठ को रोचक व आकर्षक बनाना। ये तो है, जैसे इतिहास की कहानी को अगर भूगोल के नक्शे के साथ पढ़ाया जाए तो मजा आ जाता है। सही कहा। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान के समग्र रूप से परिचित करना। मतलब छात्रों को पूरी पिक्चर दिखाना, न कि सिर्फ टुकड़े। और इससे ज्ञान प्रैक्टिकल भी बनता होगा। वही हमारा चौथा उद्देश्य है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देना। क्योंकि असल जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं होती है ना? सही बात है। इससे श्रम शक्ति व समय की बचत भी होती है।
टीचर और स्टूडेंट दोनों की। और आखिरी उद्देश्य सामाजिक अध्ययन के साथ साथ दूसरे विषयों का ज्ञान देना। मतलब सामाजिक अध्ययन पढ़ते पढ़ाते ही भाषा या विज्ञान का भी कुछ ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य भी साफ हो गए। अब आते हैं इसके प्रकारों पर। ये कितने तरह का होता है? देखिए, मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है। पहला है एकिक या पार्श्विक सहसंबंध। एक हाँ, इसके और भी नाम हैं, जैसे इसे आंतरिक या लंबवत सहसंबंध भी कहते हैं। ये नाम भी याद रखने चाहिए। आंतरिक मतलब इंटरनल। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं में सहसंबंध स्थापित किया जाता है। मतलब विषय के अंदर ही कनेक्शन बनाना। जी, जैसे भूगोल विषय की एक शाखा है मानव भूगोल और दूसरी है भौतिक भूगोल। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़कर पढ़ाते हैं तो वो एक सहसंबंध है। समझ गया। तो दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है बहुपार्श्विक सहसंबंध। इसे क्षैतिज या बाह्य सहसंबंध भी कहते हैं। बाह्य मतलब एक्सटर्नल। तो इसमें हम विषय के बाहर जाते हैं। बिल्कुल, इसमें एक ही कक्षा के विभिन्न विषय के मध्य पाए जाने वाला सहसंबंध होता है। जैसे कि कक्षा 6 के सारे विषयों को आपस में जोड़ना। हाँ, जैसे क्लास 6 में आप हिंदी को गणित से या विज्ञान को सामाजिक विज्ञान से जोड़कर पढ़ा रहे हैं। ये है बहुपार्श्विक। और तीसरा वो क्या है? तीसरा और भी गहरा है, सम या सहपार्श्विक सहसंबंध। इसमें एक ही विषय की एक शाखा के विभिन्न पाठों के मध्य पाए जाने वाला सहसंबंध होता है। एक मिनट, एक ही विषय की एक ही शाखा के अंदर अलग अलग पाठों के बीच, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। हाँ, उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल पढ़ा रहे हैं। उसमें एक पाठ है भूकंप पर और दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। हाँ, दोनों जुड़े हुए हैं। तो जब आप भूकंप वाले पाठ को पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले पाठ से जोड़कर समझाते हैं तो ये है समपार्श्विक सहसंबंध। वाह, ये तो सच में बहुत गहरा कनेक्शन है। पर क्या ऐसे कनेक्शन बनाने के कुछ नियम भी हैं? या टीचर कुछ भी जोड़ सकता है? नहीं, इसके बहुत जरूरी सिद्धांत हैं। पहला और सबसे जरूरी है कि सहसंबंध स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक मतलब नेचुरल लगे, जबरदस्ती का नहीं। जी, कनेक्शन तार्किक होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है शारीरिक व मानसिक क्रियाकलापों में सहसंबंध करना चाहिए। मतलब पढ़ाना सिर्फ दिमागी कसरत ना हो, उसमें कुछ एक्टिविटी भी हो। बिल्कुल। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, सहसंबंध बच्चों के अर्जित ज्ञान के आधार पर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी जो बच्चे पहले से जानते हैं उसी से जोड़कर नई बात सिखाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। एकदम सही पकड़ा आपने। अब अंत में देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन का स्कूल के किन किन विषयों से खास संबंध है। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प होगा। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान के विषयों से तो इसका सीधा संबंध है ही। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सब तो इसके परिवार के ही सदस्य हैं। ये तो है। लेकिन इसका संबंध प्राकृतिक विज्ञान से भी है, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण, यहाँ तक कि गणित से भी। वो कैसे? सोचिए, किसी जगह की भौगोलिक स्थिति जो सामाजिक अध्ययन का हिस्सा है, क्या वो वहाँ के जीव जंतुओं मतलब जीव विज्ञान को प्रभावित नहीं करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी। और फिर आता है मानविकी, यानी कला, भाषा और संस्कृति। किसी समाज का इतिहास जो सामाजिक अध्ययन है, उसी से तो उसकी भाषा और कला जन्म लेती है। सही बात है, दोनों का अटूट रिश्ता है। तो आज हमने सामाजिक अध्ययन के सहसंबंध के बारे में काफी विस्तार से बात की। हमने इसकी परिभाषा, जरूरत, उद्देश्य, प्रकार और सिद्धांतों को समझा। और इस पूरी चर्चा का सार मतलब जो निचोड़ मुझे समझ आया वो ये है कि सहसंबंध सिर्फ पढ़ाने का एक तरीका नहीं है। नहीं है, ये ज्ञान को उसकी पूरी शक्ल में देखने का एक नजरिया है। ये विषयों के बीच की दीवारों को तोड़कर सीखने को आसान और टिकाऊ बनाता है। बिल्कुल सही कहा। अब अंत में एक सवाल मैं सभी के लिए छोड़कर जा रही हूँ, जिस पर सोचिएगा। जी जरूर। सोचने वाली बात यह है कि जब ज्ञान असल में एक और अखंड है तो हमने उसे इतने अलग अलग विषयों में बांटा ही क्यों? और क्या भविष्य में शिक्षा का तरीका इन दीवारों को तोड़कर और भी ज्यादा एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगली कक्षा में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।